अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान को बनाने वाला कोई और नहीं, एक वकील था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी जिंदगी ना कभी कानून शिकनी की और ना ही कभी उसकी तलकीन की। पाकिस्तान बनाया तो उसूली जंग और दलील की बुनियाद पर बनाया। लेकिन आज उसी कायद के पाकिस्तान में जब वकला के गैर कानूनी चेंबर्स के खिलाफ एक्शन हुआ तो कायद के पाकिस्तान ने देखा कि काले कोट वालों ने अदालत आलिया को यरगमाल बनाया, कानून की धज्जियां बिखेरी गईं। आज कायद के पाकिस्तान ने देखा कि वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोल दिया और चीफ जस्टिस को 2 घंटे तक महसूर रखा। कायद के पाकिस्तान ने देखा कि आज वकला के सामने रियासत बेबस और खामोश तमाशाई बनी रही। कायद के पाकिस्तान ने देखा कि जिन वकला ने अदालत को यरगमाल बनाया, जजेस की तौहीन की, उन्हीं वकला को मनाने के लिए जजेस मिन्नतें करते रहे। कायद के पाकिस्तान में होने वाले इस शर्मनाक वाक़े पर जिम्मेदारान से मेरे 9 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, इंतजामिया ने रात गए एक्शन तो कर लिया, लेकिन दिन में वकला की जानिब से मुमकिना रद्द-ए-अमल के खिलाफ तैयारी के बजाय क्यों सोए रहे। सवाल नंबर 2, जब वकला ने चीफ जस्टिस के चेंबर्स की तरफ मार्च किया तो स्पेशल सिक्योरिटी वहां क्यों मौजूद नहीं थी। सवाल नंबर 3, पुलिस की इजाफी नफरी, इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और रेंजर्स ताखीर से क्यों पहुंची। सवाल नंबर 4, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस गैर महफूज हैं तो आम अवाम और साइलीन की हिफाजत का जिम्मेदार कौन है। सवाल नंबर 5, आज के वाक़े ने वजारत दाखिला की अहलियत की कली खोल दी है। क्या इस गफलत पर वजीर दाखिला शेख रशीद से इस्तीफा मांगा जाएगा। सवाल नंबर 6, जब वकला की तरफ से कानून की धज्जियां उड़ाई जा चुकी थी तो गिरफ्तार वकला को रिहा करने का हुक्म क्यों दिया गया। सवाल नंबर 7, वकला की तरफ से कानून शिकनी पर उनको कटहरे में खड़ा करने के बजाय अदालत आलिया की तरफ से इन वकला के मुतालबात मानना क्या इंसाफ का कत्ल नहीं है। सवाल नंबर 8, अगर PIC लाहौर पर वकला के हमले के बाद कानून हरकत में आता तो क्या आज एक बार फिर वकला रियासत की रिट को चैलेंज कर पाते। सवाल नंबर 9, आज इतने बड़े वाक़े पर हुकूमत की जानिब से सियासी मफादात के लिए मुजरिमाना खामोशी, 2 नहीं 1 पाकिस्तान के नारे की नफी नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासत के ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो सामने आया है सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जरा आज इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हुआ, वकला के चेंबर्स को कल रात को निशाना बनाया गया और उसके बाद वकला की जानिब से आज दिन भर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो एहतजाज किया गया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चेंबर्स के ऊपर जो धावा बोला गया, कुछ उस पर जरा पहले बात करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मुस्लिम लीग नून से मियां जावेद लतीफ़ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अंदलीप अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ साकिब बशीर साहब आज दिन भर वहीं पे थे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। JUIFA से कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर कानूनदान भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा साकिब बशीर साहब के पास चलते हैं। साकिब साहब, आप सारा दिन वहीं पे थे। सर, मुझे जरा थोड़ा सबसे पहले जरा बैकग्राउंड बताइएगा, ये हुआ क्या है, ये कल रात को इस ऑपरेशन के पीछे क्या था सब कुछ। जी, बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद कचहरी में वकला के जो चैम्बर्स हैं वो गिराए गए थे। पहले ये होता था कि जो चैम्बर्स हैं वो नए बनते थे, वो तकरीबन 10 से 12 गिरा दिए जाते थे। वो सूरत हाल जो है वो थोड़ा सा एहतियाज होता था, ख़त्म हो जाता था। इस दफ़ा ये हुआ है कि पुराने वकला का कहना है कि तकरीबन 5 से 10 साल पुराने चैम्बर्स थे, वो भी गिरा दिए गए और उनकी तादाद 20 बताई गई है। और वकला ये कहते हैं कि वो तकरीबन एवरेज जो है 10 लाख जो है ना वो खर्च जो है नुकसान हुआ है। तो जाहिर सी बात है वो चैम्बर्स भी गैर कानूनी थे, लेकिन क्योंकि पुराने थे तो होता ये है कि यहाँ पे इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA और ये बिल बैठ के उस मामले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट फेज में चले जाते हैं कि अब किसी ने बनाए तो हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे। कोई रिटर्न में नहीं होता, लेकिन यह है कि वो होते गैर कानूनी है। अब जो वकला कहते हैं कि हमारे साथ इनकी वो बातचीत हो गई थी इन चैम्बर्स की हद तक जो गिराए गए हैं, और उसमें जो 10-20 चैम्बर्स हैं उनमें वकला का सारा सामान था, उनका ये कहना है। उनकी फाइलें थी, उनका जो एग्रीमेंट थे, लोगों के बहुत सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये असल में उभार जो है ना वो उस वजह से आया है, बुनियादी तौर पे उस वजह से आज जो है वो वकला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे चढ़ दौड़े हैं। और अच्छा साकिब साहब, ये बताइए कि क्या इन वकला को किसी किस्म की वार्निंग्स मौजूद थी कि जी आप लोग इलीगल जगह पे बैठे हुए हैं, इस जगह को यहां से खाली कर दें।
जी, जो वकला का मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई वार्निंग नहीं थी, लेकिन इंतज़ामिया और सीडीए जो है वो ये कहती है कि हम वार्निंग हमने दी हुई थी और गाए बगाए ये वार्निंग देते भी रहते हैं, क्योंकि वकला जो है वो बड़ी तादाद में बार मजबूत है, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है इस्लामाबाद इंतज़ामिया या सीडीए के लिए किसी ऑपरेशन का करना। तो उन्होंने वक़्त देखा और वो संडे का वक़्त था और उन्होंने जो है रात को वो ऑपरेशन कर दिया। उमूमी तौर पर जो वार्निंग्स है वो दी जाती है और इसमें भी दोनों तरफ का मौक़िफ़ जो है मुख्तलिफ है। वार्निंग्स का कहना है कि दी गई थी। अच्छा साकिब साहब, ये अब बताइए कि मौजूदा सूरत हाल में, मैं जाहिर बात है रात को चूंकि जब ये ऑपरेशन हुआ था तो मैं जरा इस वक्त सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद फरीद कैफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फरीद साहब अस्सलाम वालेकुम। फरीद साहब, ये अब जो कुछ भी हुआ है सर आज इस्लामाबाद के अंदर, आपके ख्याल में कानून के मुताबिक ठीक था ये सब कुछ? जी भाईजान, पहले तो ये जरा मैं बात क्लियर कर दूं कि हमें किसी किस्म की कोई इतला नहीं। रात को जो ऑपरेशन हमारी कचहरी में किया गया, 400 ऑलमोस्ट चैम्बरें जो है वो अपना इन्होंने तोड़ी और वहां पे 20-20 साल से आबाद चैम्बरें भी जिसमें अपना सारा सामान, कंप्यूटर, लैपटॉप और सारी फाइलें थी लिटिगेंट्स की, वो सारी की सारी इन्होंने बगैर इतला के, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे कतन किसी ने राब्ता नहीं किया। देखें तो कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई भी बात होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन पहले इन्फॉर्म करती है। ठीक है। किसी ने मुझे नहीं बताया। इन्होंने रात की तारीखी में पुलिस के साथ प्राइवेट गुंडे 200-300 थे जिन्होंने कि ये सारा ऑपरेशन किया और हमारे बुकला को उठा के भी ले गए और उसके बाद ये है कि वहां पे भी मारा। तो ये सारी चीजें करने के बाद हमने तो आज प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड कराने के लिए। लेकिन फरीद साहब, जिस तरह प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया गया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस के साथ, जो कुछ हुआ है वो मनाजिर जाहिर बात है लोगों ने देख लिए हैं अब तक टेलीविजन के ऊपर, वो ठीक था आपके ख्याल में? अभी आपने हमारी कचहरी के मनाजिर सारे नहीं ना किसी ने दिखाए कि जब किसी का 20-20 साल का रोजी का आटा बर्बाद कर दिया जाए और उसको बिल्कुल मकसद है कि इलीगल तरीके से। देखें, हमें भी पता है कि वहाँ हम अपना टेम्परेरी सेटअप में बैठे हुए हैं, ये प्रॉपर जुडिशियल कम्प्लेक्स नहीं है। ये बदकिस्मती है हमारी इस्लामाबाद कैपिटल बार तो हम कहते हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक इस चीज पे जोर नहीं दिया कि जी के जुडिशियल कम्प्लेक्स मास्टर प्लान में भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी बात आगे फरीद साहब, ये आप बेसिकली अगर मैं जुमला बोलूं तो क्या ये दुरुस्त है कि इलीगल चेंबर थे, इलीगल तरीके से हटा दिए गए, ये ठीक है? देखिए जी, वहाँ पे बात यह है कि इलीगल चीजें भी हटाने का कोई तरीकाकार होता है और वो जरा वहाँ पे अदालतें कौन सी लीगल हैं? वहाँ जितनी चीजें हैं वहाँ पे वो सारी की सारी इलीगल है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉपर वो अपना कम्प्लेक्स है जुडिशियल। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो अरसे 20-30-40 सालों से चैम्बरें आबाद हैं और चैम्बरें टेम्परेरी सेटअप है। हमें पता है कि जब हमें इन्होंने जुडिशियल कम्प्लेक्स कभी किसी को ख्याल आ गया तो शायद ये बन जाए और हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं सर, तो उसके बाद हम ये सारी चीजें छोड़ देंगे। हमारे पास कौन सा उसका ट्रांसफर लेटर है और हमें वो प्रॉपर्टी हमने नहीं फरीद साहब, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का क्या कसूर था? देखें जी, बात ये है कि तो फॉर्म यही है ना। अब हमें बताएं कि जब हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं पूछा, किसी ने हमें ऑन बोर्ड नहीं किया और वहाँ पुलिस गुंडों के साथ आएगी, आपका तहसीलदार वहाँ अपने प्राइवेट गुंडे लेके आता है और वहाँ आके तो वो वकला के साथ बदतमीजी भी करता है, मारता भी है, हमारी लेडीज लड़की के साथ भी बदतमीजियां करते हैं और फिर सारी चीजें जो है 2-3 अपना घंटों में डिमोलिश कर जाते हैं अपना बड़े बड़े वो लोडर लेके। तो उसका सुबह फिर प्रोटेस्ट के लिए लाजमी बात है कि जिसका सारे का सारा बर्बाद कर दें चीजें, तो हमें तो फौरन फिल फॉर वही है ना। हम तो नहीं, आती पुलिस अगर आती है तो किसी यहाँ तहसीलदार साहब हैं, एसी साहब हैं, डीसी साहब हैं, तो किसी ना किसी के डायरेक्शन पे आते हैं ना। कामरान मुर्तजा साहब सीनियर कानूनदान भी हैं, JUFA से ताल्लुक भी रखते हैं। कामरान साहब, आपके नजर में ये जो कुछ भी आपने आर्गुमेंट सुना है ये ठीक है सर? इसमें वेट है आपकी नजर में? देखिए, गो के मामला में सेंडल हुआ था गवर्नमेंट के पार्ट पे या इंतजामिया के पार्ट पे, मगर इसके बावजूद हम लीगल पर्सन हैं, हमारा ये हक नहीं था कि हम जाके चीफ जस्टिस का घेराव करते या हम जाके अदालतों का घेराव करते या उनके साथ जो सलूक आज हमने किया है वो हम करते। जो कुछ भी हुआ शायद इसमें गवर्नमेंट की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से गलत हुआ होगा, सारी बात प्रेसिडेंट साहब की दुरुस्त होगी, मगर इसके बावजूद ये हक हमको किसने दिया था कि हम जाके अदालतों में चीफ जस्टिस को कहें कि तुम काम नहीं कर सकते हो, या वो जो वीडियो जो है वायरल हुई है जिसमें हमारी एक बैंक जो है वो पथराव कर रही है,
वो पथराव करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये मतलब हमारे पेशे के लिए, वो के सारे पेशों में जब अब मामला इसी तरह से हो गए, मगर चूंकि हम कहते हैं कि ये एक नोबल प्रोफेशन है, ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, तो ये गैर मुनासिब सी बात होती है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक, और अगर गलती है तो हम इस गलती को भी तस्लीम भी करें। अंदलीप अब्बास साहबा, मेरे ख्याल में यहाँ पर जो डायरेक्शन आती है वो फिर इस वक्त इंतजामिया की तरफ आ रही है, हुकूमत की तरफ आ रही है कि ये किस तरह ऑपरेशन को हैंडल किया गया, और अगर कर भी दिया था तो उसके बाद जब रात खत्म होती है तो दिन के वक्त जो है कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होना चाहिए था। ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो हुकूमत पे आती है। शुक्रिया मंसूर। मैं जैसे ये बयानात आ रहे हैं, मैं इसकी लीगैलिटी और इसकी डिटेल्स पे तो कमेंट नहीं कर सकूंगी बिकॉज दोनों तरफ से अपने अपने बयानात आ रहे हैं। बट हाँ, असूलन बिल्कुल मैं कमेंट करूंगी कि अगर कोई इलीगल जगह है और वहाँ हमारे मोतबर जज साहिबान ने एक हुक्म दिया है तो उस हुक्म की तामील होनी चाहिए। गवर्नमेंट का काम है उसकी एग्जीक्यूशन कराना, और गवर्नमेंट ने अगर बग़ैर जज की या किसी ऑर्डर के वहाँ तामीरों को करने की कोशिश की है, उनको नीचे गिराने की कोशिश की है, फिर गलत है। लेकिन हुकूमत तो एक एग्जीक्यूशन टूल है ना, तो हमने तो उसको एग्जीक्यूट कराना है उनके ऑर्डर्स को, एंड देयर वर ऑर्डर्स अगेंस्ट इट। अब दूसरी बात क्या है कि जी ये सिक्योरिटी की बात है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ कि सिक्योरिटी नोइंग द हिस्ट्री ज़्यादा होनी चाहिए थी। कितनी थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूँगी कि आपने जब भी देखा है कि जब मॉब निकलता है, चाहे वो वकीलों का हो, चाहे इस डिस्ट्रक्टिव, आपको याद है पिछली दफ़ा तो वो पिस्तौल लेके निकले थे ये जो एक बिहेवियरल इशू है, इसको तो कोई सिक्योरिटी जो आम सिक्योरिटी होती है या ख़ास भी सिक्योरिटी होती है वो कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक कि कोई रेंजर्स या कोई इस किस्म की फोर्स सामने ना आए। मॉब कंट्रोल जो एक माइंडसेट के साथ जाता है कि जी हमने तोड़फोड़ करनी है, धमकियां देनी है, डराना है, वो बेसिकली सिक्योरिटी तोड़ के ही आता है। सो दैट्स द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि अब इसको रिपीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये डेफिनेटली इसके ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी भी होगी और सब कुछ होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि यहाँ आपको भी पता है 50 साल से माफियाज बैठे हुए, और लैंड माफिया तो बड़ा ही मशहूर है। आपको पता ही है लाहौर में क्या हो रहा है। लाहौर में ऑपरेशन कर रहे हैं, वो कहते हैं जी इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। जिसको हाथ आप लगाएं, जिसने भी जहां बिल्डिंग बनाई हो, जो भी बनाया हो, चाहे हुकूमत की बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो गरीबों की जमीन है, वो आपको सुबह कहते हैं जी ये बिल्कुल इलीगल है। क्योंकि 50 साल से, जैसे आपके रिपोर्टर ने भी बड़ा अच्छा बयान किया, उसने कहा ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो आ गए, एक नोटिस दिया, फिर उनको कहा चले जाओ, वो नहीं जाते हैं, फिर कह के ला के उसको रुकवा लेते हैं। सो ये जो माफियाज हैं, लैंड माफियाज ऑफ ऑल सॉर्ट्स, जिन्होंने जाके अपनी मर्जी में तजावजात करा के जो मर्जी कराना है, ये एक पंजाबी का लफ्ज होता है गिज्जे हुए हैं, गिज्जे हुए हैं कि जी इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक, अब चूंकि इनको हाथ लगाना शुरू किया तो अब इस पे इतराज आएंगे। कल्चर भी नहीं है, पब्लिक को भी समझ आने में मुश्किल लगता है। पब्लिक अभी भी शर्तें लगा रही है, वो कहती है जी खोखरों को आप हटाएंगे, फलाने को आप हटाएंगे, इन्होंने 10 दिन बाद वापस आ जाना है और फिर सारा कुछ शुरू हो जाना है। सब ये मुझे मियां जावेद लतीफ साहब, ये तो फिर अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। फिर मतलब ऑपरेशन क्लीन अप वकला को भी नहीं छोड़ा हुकूमत ने, वो तो क्रेडिट ले रहे हैं इस बात का, ये तो अच्छी बात नहीं, ऐसे नहीं है हरगिज़। मैं दो चीज़ें अर्ज़ करता हूँ। पहली बात तो ये है कि दोनों साइडों से, हुकूमत की जानिब से भी और वकला साइड से भी रवैया दोनों का मुनासिब नहीं था। अच्छा, और अगर आप अदलिया के कहने पर, उनके हुक्म पर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो फिर भी आपको चाहिए था कि वकला नुमाइंदे मौजूद होते हैं। और बाज़ की तंजीमें या दीगर शोबा ज़िंदगी के जो हैं, उनमें तंजीमें बनती इसलिए हैं कि अगर कोई इशू हो तो आप बैठ के टेबल पर उसको डिस्कस करते हैं, उसका हल भी ढूंढते हैं। ये बात जो इन्होंने काम किया है, ये काम किया जाना था जो वकला के प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ बैठते, उनका सुप्रीम कोर्ट बार है, उनकी दीगर तंजीमें हैं, पंजाब बार है इनकी, उनसे बात करते और उसके बाद अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पेश आती तो ये करते, ताकि ये आज नौबत ना आती। दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की
कि आप ये देखें कि एक पाकिस्तान ये नहीं है जो कहते थे कि एक कानून हो सबके लिए, एक कानून नहीं है। किस तरह? इस तरह कि आप बनी गाला का आप उसको लीगल करने के लिए तो पूरा वक्त देते हैं उनको, और वो जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो बनने के बाद वो उसको लीगलाइज करवाते हैं। अच्छा। मगर दूसरों को भी आपको मौका दिया जाना चाहिए कि उसका मुतबादल वो अपना देख लें। अब यहाँ दो और चीज़ें पैदा होती हैं। एक तो वकला का जो सामान था वो अपनी जगह उनका नुकसान हुआ, मगर जो उनके साइल थे, अगर जिस तरह आपके नुमाइंदे बात कर रहे हैं कि उनके असल डॉक्यूमेंट्स भी उनके साइल के वो वहाँ थे, यकीनन वकला के पास ही होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो सफ़र करेंगे, उनका केसेस का क्या बनेगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। मगर बदकिस्मती ये है कि वज़ीर दाखिला साहब जब फरमाते हैं और प्राइम मिनिस्टर तक ये उकसाते हैं लोगों को अदारों के सामने खड़ा करने के लिए। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूं। अभी कल परसों की बात है कि वज़ीर दाखिला फरमा रहे थे कि आपने तो कहा था कि हम पिंडी आएंगे, अब क्यों नहीं जुर्रत कर रहे। भाई आप तो उस पर पानी डालो, आप उसको उकसा रहे हो लोगों को कि आप पिंडी क्यों नहीं आए, पिंडी आओ। मैं जरा आता हूँ, जरा वो जो सियासी बात है ना, मैं जरा उसके ऊपर नहीं, ये सियासी नहीं है। नहीं, मैं उस पर भी आने लगूँ, नहीं करेंगे बात, और भी उस पर भी करनी है मैंने। साकिब साहब, अब ये बताइए सर, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, किए हैं अरेस्ट, नहीं किए, कोई डेवलपमेंट हुई है इसके ऊपर, या वही इस पर भी पानी डाल दिया गया जिस तरह बात हो रही थी? नहीं, इस पे पानी बिल्कुल नहीं डाला गया। बिल्कुल अभी प्रोग्राम में बैठा ही था तो मुझे हाई कोर्ट से कॉल आई है, तो बताया ये गया है कि जो बाकायदा FIR जो है वकला नुमाइंदों के खिलाफ और जितने लोग मुलविस थे उनके खिलाफ FIR का इंदराज हो रहा है, और हाई कोर्ट की जानिब से मौक़िफ़ भी बाकायदा जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि आज 3 घंटे जब चीफ जस्टिस वहाँ पे मैसूर थे अपने चैम्बर में, और वकला जो है वो वहाँ पे गालियाँ भी निकाल रहे थे, बदतमीज़ी भी कर रहे थे, और इवन उनके गिरबां तक हाथ जो है वो डाला गया, लेकिन 3 घंटे वो वहाँ पे मौजूद रहे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है असद खान और असिस्टेंट रजिस्ट्रार है जो इरफान खान और प्रोटोकॉल अफसर, और 10 से 12 लोग वहाँ के जो मुलाजमीन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो वहाँ पे मौजूद थे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वजारत दाखिला, इसके अलावा चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, IG इस्लामाबाद, ये तमाम मुकम्मल कार्रवाई में नाकाम रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वाहिद वो जज थे जिन्होंने इस सारी सूरत हाल को संभालने में जो है वो किरदार अदा किया है, और कोशिश की है कि इस मामले को कहीं ना कहीं पहुँचाया जाए, और आखिरकार जो है वकला वहाँ से जो है वो निकल गए। अमूमी तौर पर हम ये सुनते थे कि छोटी अदालतों में और दूर दराज के शहरों में, गाँव में किसी जगह पर ऐसे वाक़यात हुए हैं कि इस्लामाबाद की हिस्ट्री में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसे हुआ है कि चीफ जस्टिस के ब्लॉक को हिट किया गया, चैम्बर को हिट किया गया, और चीफ जस्टिस को 3 घंटे मैसूर किया गया, और कोई पुरसाने हाल नहीं था वहां पे। ठीक, कामरान मुर्तजा साहब, मैं जरा दूसरे टॉपिक पे भी आता हूं क्योंकि कामरान साहब ने जाना भी। कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है उसको आप लोगों ने भी चैलेंज किया है, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज अनाउंस कर दिया है कि हम उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन सर, हुकूमत जो है वो काफी लगता है कि वो कंफर्म है कि हमने हर सूरत जो है ये शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेट को हमने इंश्योर कराना है। सक्सेस कोई नजर आती है सर, या आपके ख्याल में, लेकिन उन्होंने नथी किया इस बात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, आपके ख्याल में ये यहां से कोई सक्सेस नजर आती है आपकी पार्टी को? इस तरह से सक्सेस तो फिर वो इल्म गैब का सवाल हो जाएगा कि क्या होगा उसमें, गैब के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। सर, मैं I'll tell you why, कामरान साहब, मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि जो रिमार्क्स अभी तक बेंच की जानिब से आए हैं वो कुछ ज्यादा आपके आर्गुमेंट को सपोर्टिव लगते नहीं है। आप कह सकते हैं, मगर इसमें ऐसा है कि मैंने बल्कि ये कन्वे भी कर दिया है, पार्टी को कन्वे कर दिया, ना सिर्फ अपनी पार्टी को कन्वे कर दिया, बल्कि उस दिन मरियम भी बैठी हुई थी उनकी मौजूदगी में, बिलावल भी बैठे हुए थे उस दिन उनकी भी मौजूदगी में ये बातें कन्वे कर दी थी कि जो बेंच जो कुछ सोच रहा है, जो मुझे सोच नजर आ रही थी, वो मैंने अपने तौर पर कन्वे कर दी थी उनको जिस दिन PDM का इजलास था उसमें। बात यह है कि हमने नताइज की हम जो है ना वो जिम्मेदार नहीं है। हमने जो हमारा नुक्ता नज़र है वो हमने सामने रखना है, उसके बाद जो भी होता है हमने अपनी कोशिश करनी है, उसके बाद जो भी होता है वो फिर निज़ाम की मर्जी है या अल्लाह की मर्जी है। हम अगर डेमोक्रेसी के लिए अगर लड़ते हैं या हम सिस्टम के लिए लड़ते हैं तो हमको पता होता है कि बाज़ औक़ात हम बहुत कमज़ोर हैं इस मामलात में।
मगर इसके बावजूद जो है ना वो हम अपनी आवाज़ उठाते हैं और अपनी बात, अपनी राय हम लोग सबके सामने रखते हैं। हो गया तो ठीक है, बाकी चीज़ें जो है ना वो अल्लाह ने भी हमारे जिम्मे जो है ना नताइज नहीं रखे हुए, और हम जो कोशिश करनी थी वो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और डेवलपमेंट जो कामरान साहब आज हुई है, क्योंकि जाहिर बात है पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बात जरा हो रही है और आपकी पार्टी के जो सरबराह हैं वो पीडीएम के भी सरबराह हैं। पीडीएम इकट्ठे आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस इकट्ठे नहीं लड़ रही। हैरानगी नहीं होती इस बात पे, क्योंकि पीडीएम का हाथ है वो पाकिस्तान की हद तक है, और मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अच्छा, जिसकी वजह, लेकिन सेनेट के इलेक्शंस में फिर भी पीडीएम इकट्ठी होगी। जी, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो सेनेट के इलेक्शन है उसके लिए पीडीएम इकट्ठी है, क्योंकि पीडीएम का इत्तेहाद जो वो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है सर, पाकिस्तान से बाहर नहीं है। वो कि पाकिस्तान के साथ उसका ठीक है, आज़ाद कश्मीर का हमारा कश्मीरियों के साथ हमदर्दी है, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ हम जाने भी उनके लिए जो है, मगर इसके बावजूद जो है ना वो लीगली स्पीकिंग कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जरा कुछ सियासत के हवाले से भी बात करेंगे। आज इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी अहम बातें की ही हैं और नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक दफ़ा फिर उन्होंने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया कि वो झूठ बोल के पाकिस्तान से बाहर चले गए। कुछ और भी चीज़ें बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से तो बात हुई ब्रेक से पहले। अब जरा कुछ सियासत की तरफ भी आते हैं, बल्कि सियासत से दूर ही जाते हैं, क्योंकि जो अगली मैं बात करने जा रहा हूँ उससे सियासत से दूर रखने की बात हो रही है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का आज एक बड़ा अहम बयान आया है और उन्होंने कहा है कि सियासत के साथ अफवाज पाकिस्तान का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस सिलसिले में मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और उनकी पार्टी जो है पिछले चंद माह से बार बार इस किस्म के बयान देती रही, लेकिन इनके बयान में भी अब एक तब्दीली आना शुरू हो गई है, लगता है इस तरह। मियाँ साहब, आज भी आप लोग यही समझते हैं, क्योंकि बार बार जो है वो आप लोग पाक फौज को टारगेट करते रहे हैं अपने जलसों के अंदर, आज भी दोबारा एक दफ़ा ये कहा गया कि सियासत के साथ हमें ना जोड़ा जाए। नहीं, मंसूर अली ख़ान बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, और पाकिस्तान की बेहतरी भी इसी में है, पाकिस्तानी अवाम की भलाई भी इसी में है। हम आइन कानून की अमलदारी करें इस पाकिस्तान के अंदर, मगर बदकिस्मती से माजी दूर करीब में ऐसा हुआ नहीं है। आप ये देखें कि अभी परसों की बात है, आपके वज़ीर दाखिला क्या कह रहे थे? आपके वज़ीर दाखिला फरमा रहे थे कि आपने तो पिंडी आना था, क्यों नहीं आप पिंडी आ रहे? मतलब उकसा रहे हैं लोगों को कि आप हर सूरत जो है ये बात जो आप कर रहे थे वो करके दिखाओ। अब वहाँ भी एक स्टेटमेंट आना चाहिए था कि भाई किस तरह की एक वज़ीर दाखिला जो है, एक ज़िम्मेदार बंदा जो है वो कैसी गुफ्तगू कर रहा है, क्यों है लोगों को उकसा रहा है। फिर इसी तरह मैं अर्ज़ करूँगा बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने ये, देखिए अपोजिशन में होते हुए अगर इमरान खान ने कोई गुफ्तगू की है तो वो एक अलग चीज़ है। मतलब उसने अपनी किताब में बहुत सी चीज़ें लिखी, जनरल दुरानी साहब ने अपनी किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी, आज के पंजाब असम्बली के स्पीकर साहब ने आज टीवी पे क्या कुछ कहा, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इनके वज़ीर दाखिला साबका जो थे ब्रिगेडियर एजाज शाह, उन्होंने क्या कहा कि नवाज शरीफ अगर 2-3 लोगों की बात मान लेते तो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर होते, वजाहत आनी चाहिए थी। और इसी तरह मैं ये कहूँगा कि अगर महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से उस वक्त भी एक स्टेटमेंट आया था अदारे की जानब से, आज जो महंगाई का आलम है, लोगों का जीना मुहाल हो गया, आज भी कोई स्टेटमेंट आना चाहिए था। ये वो चीज़ें हैं। हाँ, मैं एक बात कहने लगा था कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए अगर आप ये कहेंगे अमेरिका जैसे मुल्क में बैठ के कि अलकायदा को तरबियत ट्रेनिंग हम देते रहे, वजाहत आनी चाहिए थी कि इस बंदे शख्स ने गलत बयानी की है। और इसी तरह आप देखें ईरान में जाके फिर उन्होंने क्या किया। मगर मैं इसके बावजूद भी ये कहूँगा कि ये ज़रूरत पेश क्यों आती है? आखिर कोई तो सवाल कोई करता है ना, वो तो कोई सवाल किया तो उसका जवाब दे दिया उन्होंने। नहीं, बार बार अगर 1-2 माह के अंदर बार बार सवाल कोई करता है, असल में आपको जवाब दे रहे हैं ना कि भाई आप लोग सियासत में खींच। अच्छा मेरी अर्ज सुने ना, अगर हम खींचते तो आज हम मुजरिम होते। अच्छा, मगर मुझे ये बताएं कि आप ना महंगाई को कंट्रोल कर सको, ना आप कर्ज़ों को कम कर सको, ना आप लोगों को रोज़गार दे सको, मकबूजा कश्मीर आप दे दो, ये सारी ब्लंडर जो हैं करने के बाद आप ये लोग आपसे सवाल करें और आप कहो कि हम सब एक पेज पे हैं। भाई लोगों की उंगलियां तो फिर सब जो पेज पे हैं उनकी तरफ उठेंगी ना। मैं कहता हूं
पेज पे होना, एक कौमी इशू पे इत्फाक राय होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मगर मुझे ये बताएं कि आपको किसने ये हक दिया है कि आपकी नालायकियां जो हैं वो अदारों पर थोप दी जाए, या अदारों को आप लेकर आ जाएं और कहें कि ये भी हमारे साथ हैं? ये नहीं होना चाहिए। अंदलीब अब्बास साहबा, ये शेख रशीद साहब के बारे में जो कुछ ये कह रहे हैं, इदारों को कौन लेकर आता है? इदारों को क्या हुकूमत लेकर आती है? हुकूमत बार बार सियासत में घसीटती है, या ये किरदार दरअसल में अपने ऑपोजिशन निभा रही है? देखिए, मेरे ख्याल है, मुझे तो खैर इनकी बात की अब फिलहाल कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आई, बिकॉज एक सिंपल सवाल था कि जी एक क्लैरिफिकेशन आई है इदारों की तरफ से, और वो क्लैरिफिकेशन क्यों आई है? क्योंकि बार बार इनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं कि जी हमसे रब्ता किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी हमने तो कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की, कि हमें फ़ोन आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो अब वो एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और पहले दिन से, जिस दिन पीडीएम का पहला इजलास हुआ एपीसी से, कि नवाज शरीफ साहब ने कहा जी हमारा तो मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला उसको लाने वालों से। ये कौन है, इनको फौज को चाहिए कि ये दो नाम जो हैं इनको ये करें वो करें। उसके बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम एक नेशनल डायलॉग करना चाहते हैं और उन लोगों के साथ करना चाहते हैं, लेकिन पहले वो इनको निकालें। और फिर कहते फौज को इन्वॉल्व नहीं करते। फौज को इन्वॉल्व नहीं करते तो क्यों कह रहे हैं कि जी हमारा मुकाबला फौज से? अगर फौज को इन्वॉल्व नहीं करते तो क्यों कहते हैं कि जी हमने नेशनल डायलॉग जो है वो खाकान अब्बासी साहब ने खुद कहा है कि हमने उनके साथ करना है। और अज़मा बुखारी वगैरह सब आपके प्रोग्राम्स में आके कहती है कि पहले इनके पीछे से हटे, वो इनको यहाँ से हटाएं और फिर हम उनसे बात करेंगे। तो मुझे बताएं कि सरासर ये फौज को खुद इन्वाइट कर रहे हैं, फौज को कह रहे हैं आए, इन लोगों से आप पीछे हटे, हमें लेके आए, फिर हम आपसे डायलॉग करेंगे। वैसे अंदलीब साहब एक सवाल, अगर वो कोई नेशनल डायलॉग करना चाहता है फौज के साथ, आपको कोई इतराज है? देखिए, हमें तो बिल्कुल कोई एतराज नहीं है कि ये जो मर्जी डायलॉग कर लें, क्योंकि आपको पता है कि ये इनकी गुड़ती में वो है। ये आए ज़ियाउल हक की पैदाइश से, उसके बाद मुशर्रफ के एनआरओ से, और पहली दफा इनको ना डायलॉग फौज कर रही है ना एनआरओ दे रही है। तो इसलिए ये अब बिल्कुल जिसको कहते हैं समझ नहीं आ रही 11 जमातों को कि शुमाल जाएं जनूब जाएं, कहते हैं आज़ाद कश्मीर जो है वो कुछ और है, इसलिए हम वहाँ नहीं करेंगे, पिंडी आके हम इकट्ठे हो जाएंगे, हो सकता है इस्लामाबाद चले जाएं, हो सकता है पिंडी चले जाएं। तो पहले तो बेचारे खुद ही इतने लॉस्ट हैं कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ इकट्ठे होना है और कहाँ हमने आगे चलना है। कोई कह रहे जी अदमे एतमाद हमने करना है, कोई कह रहा है नहीं जी हमने सड़कों पे आना है। मतलब एहसन इकबाल साहब खुद आके कह चुके हैं कि जी अदमे एतमाद तो फेल हो जाएगी पीपल्स पार्टी, बंदे पूरे नहीं है। बिलावल ने आगे से जवाब दिया कि भाई तुम्हारे तो सड़कों पे बंदे पूरे नहीं है, लाहौर में जो तुमने बेइज्जती कराई वहां क्राउड आया नहीं। तो एक दूसरे पे अदमे एतमाद ये जाहिर कर चुके हैं। तो इन्होंने कहाँ जाने क्या करना है। फौज को मिन्नतें कर रहे हैं, फौज ने आके बयान दे दिया कि बस गेट लॉस्ट। ये तो बड़ा सवेर किस्म का आपको सिग्नल मिला मियां साहब। नहीं, लेकिन देखिए मैंने जो बात की थी, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि फौज ये कह रही है कि भाई हम सियासत में नहीं आएंगे। अच्छा, आप अगर चाहते हैं कि हम आए और पहले इन जमातों को निकालें और आपको इंस्टॉल करें, हाँ ये पहले होता रहा है, लेकिन इस दफा ये उम्मीद लगा के आएंगे तो हम आपको नहीं मिलेंगे। मियां साहब बस यही बात थी, हमारा केस ही यही है। अंदलीब ने खुद ये इतराफ किया और खुद ये कह रही हैं कि ऐसा होता रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो यही तो हम बात करते हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा होता रहा है आपके साथ। यार मेरी अर्ज सुन लेना, नहीं तो ये मेरे लिए अंदलीब इस तरह मुनासिब नहीं है, खुद ऐसे लाए गए हैं। अंदलीब इस तरह मुनासिब नहीं है। मुशर्रफ लेके आया इनको। मेरी बात तो सुन लो ना, बात सुन लो। मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि आप सच कहें झूठ बोलें। आप बात करती हैं, मैंने आपकी बात हौसले से सुनी है, आप भी हौसला करें, मेरी बात सुने। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे कहने से तो कोई चीज़ नहीं अच्छी या बुरी हो जाएगी। आप खुद कह रही हैं कि ऐसा होता रहा है और आज आप बकौल आपके कि हमारे साथ आज उस तरह का हम ख्वाहिश करते हैं मगर हो नहीं रहा। तो फिर क्या मैं ये कहने में हक बेजानम हूँ कि आज हम कह रहे हैं कि आपके साथ हो रहा है? फिर इसी तरह होगा ना। हम ये जब 2018 के इंतखाबात की बात करते हैं कि इस तरह हुआ, तो फिर हमने क्या गलत कहा भाई? अगर आप कहती हैं कि 2013 में, 2008 में, 2002 में या बाजी दूर में
इस तरह होता रहा है तो यही तो हमारा केस है। ठीक, हमारे लिए हो या किसी और के लिए हो, हमारे लिए हुआ है। आपके बकौल के उस वक्त हम नहीं बोले, हमने जुर्म किया बकौल आपके, मगर आज अगर हम बोल रहे हैं कि किसी और के लिए ये काम हो रहा है तो फिर आप ये तो कम से कम इतराफ करें ना कि ऐसा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो यही बात गलत है। फिर ये अगर गल लेगी कि जिसके लिए हो रहा होता है वो खुद कभी थोड़ी मानता है। yes. आप लोगों ने कभी नहीं माना। अच्छा, 1985 से लेकर आज तक कब माना? बस फौज आपको सपोर्ट करती रही, कभी कहा है आपने? अच्छा मेरी बात सुने। हाँ। मैं मंसूर अली खान बतौर एक पाकिस्तानी ये बात क्या तो पहले मान लो, मैं आज मान लो क्या ये कहे ना कि हाँ जी 1985 से लेके 2013 तक, 2013 के इलेक्शंस तक हम जब भी इलेक्शन जीते फौज की मदद से जीते। मेरी यार सुन लें। हाँ। पाकिस्तान में 72 सालों से ये मुदाखलत होती रही है। अच्छा, और आप लोगों के लिए भी? मेरी बात सुने ना, आप लोगों के लिए एक सेकंड ना, एक सेकंड। 72 सालों में मैं था, आप थे, ये थी, कोई था, 72 सालों में सब हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताएं 72 सालों में हुकूमतें गिराने के लिए भी असर रसूख इस्तेमाल होता रहा है। ठीक है, हुकूमतें बनाने और हुकूमतें तोड़ने, जमातें बनाने और जमातें तोड़ने, इख्तियारात का इस्तेमाल कम या ज्यादा किसी को इख्तियार देना, ये मुदाखलत होती रही है। तो और यही एक सेकंड जी जी, अब आपने बात किया, नहीं बोले 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 बिल्कुल बोले। मैं ये कहूंगा कि अंदलीब के लिए हो, मंसूर अली खान के लिए हो या मेरे लिए हो, कोई काम गैर आईनी गैर कानूनी है तो वो गलत है। ठीक है, इस चीज का इतराफ हम सबको करना होगा। अच्छा। और अगर ये कर लेंगे तो पाकिस्तान इस भंवर से निकलने की पोजीशन में है। अदरवाइज आज जो बात कर रही हैं अंदलीब कि ये हुआ, तो ये भी इतराफ कर लें कि आज भी हुआ। अच्छा, ताकि आगे निकलें, आगे चलें, इस पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें। दिलीप साहब, ये तो बड़ी एक्सेप्टेंस स्पीच दी है मियां साहब ने, मतलब इन्होंने तो एक्सेप्ट किया, सब कुछ कहा कि हाँ जी बनाने में भी हाथ रहा, तोड़ने में भी हाथ रहा, हमारे साथ भी हाथ रहा। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे कतराए हैं इस बात से। नहीं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ इनको कि इन्होंने एक्सेप्ट किया। इन्होंने मेरे साथ एक प्रोग्राम में ये भी एक्सेप्ट किया था कि मुशर्रफ को बाहर नवाज शरीफ ने भेजा था, और जब पूछा गया कि क्यों आपने ये मैंने नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि साड़ी अपनी खैर भी तैसी मना। अच्छा मेरी गल सुनो, ये माफी चाहता हूँ, ये मेरे साथ प्रोग्राम में थे, मैं आपको एक सेकंड, इन्होंने इतराफ कर लिया था, तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ। एक सेकंड अंदलीब, मैं बात तो कंप्लीट कर, मेरी ये सुनो, आपने फंसवा दिया ना मियां साहब को। मैं क्लियर कर दूं, आपने जो कहा, मैंने जो इतराफ किया था, मैंने कहा था कि साढ़े नालों कम पारा सी, मैंने ये आपको कहा था। हम कमजोर थे, कम पारा सी, कम पारा सी। जी अंदलीब साहब। अच्छा, ये चले इन्होंने 35 साल खूब मज़े किए, इक़्तिदार को एंजॉय किया, फिर जब निकाले गए तो बाहर भाग गए इनके लीडर। आज भी बाहर भाग गए इनके लीडर, ये बेचारे मियाँ जावेद वगैरह रह जाते हैं यहाँ सारा सफ़र करने। लेकिन बात यह है कि ये आज इतने इनकलाबी क्यों हो गए? अगर 35 साल जैसे आपने गिनवाया है मंसूर, कि 35 साल से मुसलसल हर चीज़ एंजॉय की जा रही है और उसके बाद बाहर भाग जाते हैं, फिर इक़्तिदार का मामला आता है, फिर मुकमुका करके वापस आए थे। तो आज इनकलाबी क्यों हैं? आज इनकलाबी इसलिए हुए हैं कि इस दफ़ा इनको उनका शेयर नहीं मिला। हर दफ़ा तो शेयर मिल जाता है, ये पहली दफ़ा तो शेयर नहीं मिला। आज जैसे वो कह रहे थे हमारे DGISTR वाले कि वो यही कह रही हूँ ना कि पहली दफ़ा जो इंतखाबात हैं वो फेयर हुए हैं, और फेयर इंतखाबात में ये जीत नहीं सकते थे। ये तो आपको याद है उनका जो आर्गुमेंट है, आपको याद है उसामा बिन लादेन से पैसे लिए गए कि बेनजीर की हुकूमत उड़वा दें। ये ऑन रिकॉर्ड है। जब पैसे लिए गए, और मजे की बात यह है कि पैसे ले लिए $10 मिलियन और वो भी खा गए, वो बाहर फ्लैटों पे लगा दिए। अच्छा। अब मसला ये है कि इनको हमेशा से आदत है कि जी पैसों के साथ इन्होंने इंतखाबात जीतने हैं। इन इंतखाबात में इनको वो सपोर्ट नहीं मिली, ना जनरल दुरानी से मिली, ना उसामा बिन लादेन से मिली, ना किसी और से मिली। और चूंकि अब इनकी हकीकत सामने आ गई है कि इनकी असल हकीकत क्या है, विदाउट द मिलिट्री पावर बिहाइंड देम, अब ये उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि भाई आपने अगर इनके हाथ से हाथ पीछे ना किया, आगे ना किया, फलाना ना किया, ढींगना ना किया, तो हम आपके बाहर आ जाएंगे। मसला पता क्या है?
लाहौर के जलसे ने इनको बेनकाब कर दिया है। लाहौर के जलसे ने बता दिया कि ये कभी भी अवामी जमात उस तरह से है ही नहीं कि स्ट्रीट पावर ले सके। ठीक है, इन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया हुआ है, उस वोट बैंक की वो ना उसके अंदर वो जज्बा ना वो जुनून है कि इनके साथ खड़े हो। इसलिए आज ये 11 जमातें मदरसों पे डिपेंडेंट होके रेंट जलसा करने बाहर आ रही हैं। अब रेंट जलसे का क्या मसला है? एक मिनट, एक मुझे जरा ब्रेक लेनी है अंदलीब साहबा, मैं इसका मतलब समझता, मैं एक जरा ब्रेक ले लूं जल्दी से, उसके बाद मजीद इस पे बात करते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं डीजी आईएसपीआर की जानिब से जो बयान आया है कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर रहे हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, अंदलीब साहबा का दरअसल में ये कहना था कि 35 साल से जो कुछ हो रहा था अब वो स्टेटस को चूंकि टूट चुका है, इसलिए अब आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, उनका ये इतराफ़ करना अच्छी बात है। मेरी बहन है, मुझे अच्छा लगा कि कम अज़ कम को पीटीआई में ऐसा बंदा तो है जो इतराफ़ कर रहा है। आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने इस चीज़ का कि उनकी इन्वॉल्वमेंट अदारों की रही है। आप ये मुझे बताएं कि उन्होंने ये जो बातें की हैं, अगर ये इन्वॉल्वमेंट है बकौल इनके, तो यही हमारा केस है कि ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। उसका एक सबूत ये भी है, कराची में आपने देखा कि क्या इन्वॉल्वमेंट थी, कराची जो वाक़या हुआ था मरीम नवाज शरीफ से। फिर आप मुझे ये बताएं शाहदरा में जो FIR गद्दारी की हमारे लोगों के ख़िलाफ़, मुझ समेत सबके खिलाफ जो गद्दारी का मुकदमा हुआ था, उस पर भी कोई वजाहत आनी चाहिए थी कि ये गद्दार नहीं है। और मगर आपको इदारे की वजाहत क्यों चाहिए इसके ऊपर गद्दारी के हवाले से? फिर मुझे ये बताएं कि मुझे वजाहत इसलिए चाहिए कि जब मईशत संभली हो तो वजाहत आए कि मईशत कमज़ोर है, तो फिर बुरी मईशत हो तो तब भी आनी चाहिए। मेरा बतौर पाकिस्तानी मेरा ये इस्तेहकाक है, मेरा हक है कि मैं ये कह सकूँ, कोई दे या ना दे उसकी अपनी मर्जी है, मगर मेरा कहना तो पेज मुख्तलिफ सी ना। अच्छा, पेज एक है। अच्छा, अगर उनका पेज अगर एक है, वो नहीं उस पर कमेंट करना चाहते हैं, आपका पेज मुख्तलिफ था। देखें कौमी इश्यूज पर पेज एक हो, पूरी कौम एक हो, नेशनल इशू पे, इससे बड़ी अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। मगर किसी हुकूमत को चलाने के लिए, उनकी नालायकियों को छुपाने के लिए एक पेज कौम को वारे नहीं है। ठीक है। इसलिए कि आप ये सारा अब जिस तरह एक सदारती रेफरेंस ये लेकर आए हैं, मुझे ये बताएं कि कोर्ट में केस चल रहा हो, आप खुद गए हो कोर्ट में, तो आप एक सदारती रेफरेंस लेकर आ जाएं, तो इसका मतलब है कि या तो आप अदालत को दबाव में लाना चाहते हो, या उन पर आपको एतमाद नहीं है, या आप डिक्टेट कर रहे हो। अच्छा। ये सारी वो चीज़ें हैं कि आपने एक एक करके किस अदारे को इन्वॉल्व नहीं किया और किस अदारे पर आपने अदम एतमाद इन 2.5 सालों में भी नहीं किया। इससे पहले भी आप अदम एतमाद करते रहे, नाम लेकर लोगों का करते रहे। अगर अंदलीब बात करें कि जनाब इन्वॉल्व ये रहे हैं, तो फिर वजाहत की जरूरत नहीं। अगर मैं वही बात करूं तो फिर वजाहत की क्यों जरूरत पेश आती है? ठीक है। मैं अंदलीब साहब, ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की बात है, ये तो वैसे वाकई हैरानकुन बात नहीं है कि एक चीज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इस पर डिस्कस हो रही है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की आपको जरूरत क्या है? मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए, पार्लियामेंट इन सेशन है, पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? वो ऐसे है इसमें कि मंसूर, जब आप शेड्यूल अनाउंस कर देते हैं ना उसका सेनेट के इलेक्शंस का या किसी भी इलेक्शंस का, तो उसके बाद आप ना ऑर्डिनेंस वगैरह कोई चेंज नहीं कर सकते। तो चूंकि फ्यू डेज वो अनाउंस हो जाना है और पता नहीं फैसला उससे पहले आए बाद में आए, तो उसको प्रिपेयर कर लिया गया था कि इन केस ऑर्डिनेंस की इजाज़त देते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर हम उसको पेश करने के काबिल हों। नंबर 1। नंबर 2, एक इस पूरी डिबेट में जो सबसे बड़ी चीज़ आई है, ये माशाल्लाह 11 के 11 ये बिल्कुल साबित कदम यूनाइटेड हैं हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, ख़रीदो फरोख्त बंदों के लिए, बदउनवानी के लिए और करप्शन के लिए। ये इन्होंने जितना यूनाइटेड और साबित कदम होके स्टैंड लिया है, ये सारा अब पब्लिक जानती है कि ये पूरे का पूरा जो इनकी जिद्दोजहद है, स्ट्रगल है, इनकी मूवमेंट है, मेहनत है कितनी, कि किसी तरह से स्टेटस को
और करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग कायम रहे, कहीं खुदा न खास्ता ये चीजें खत्म ना हो जाए, खुदा ना खास्ता ये इनमें कोई दरार ना पड़ जाए जो इन्होंने 35 साल इतनी मेहनत से बनाए हैं। और वाकई इनको कितना बुरा लग रहा होगा कि हम आके ये जो इन्होंने इतने इनकी जड़ें इतनी नीचे तक दी हैं, ऊपर से नीचे सिस्टम इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने घुसाए हैं कि अब अगर हम आए हैं और हम चाह रहे हैं कि इसको चेंज किया जाए और जो है अवाम को पता लगे कि जी एक ऐसे लोग जो हैं वो आ रहे हैं जिनकी ट्रांसपेरेंसी है और जो कि किसी भी सूरत सिस्टम उनको अलाउ नहीं करेगा कि वो उन लोगों को वोट दें जिनको उनको नहीं देना चाहिए। तो ये सारा जो है ये सारा जो निजाम है, इन्होंने जितनी मेहनत की है इस पे, इसको कायम करने के लिए, अब इनको इस चीज पे ऑब्वियसली दुख भी है, तकलीफ भी है। मैं समझ सकती हूँ 35 साल बहुत मेहनत की है कि हॉर्स ट्रेडिंग। मैं अंदलीब बीबी की सारी बातें सच मानता अगर ये इलेक्शन के हवाले से मुकम्मल रिफॉर्म पैकेज लेकर आते। आप सिर्फ मखसूस और मखसूस टाइम में आप ये जो लेकर आ रहे हो, ये हम पैसे की या करप्शन की बात नहीं कर रहे अंदलीब बीबी। ये चंद हाथों में जो पैसा गया है, जो आप जुल्फी बुखारी से लेकर जाक दाऊद और ये सारे जो लेकर आ रहे हैं, वो 2-3 लोगों में पैसा सारा चला गया है। आपने वो करप्शन अपनी छुपाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको इलेक्ट करवाना इसलिए लाजम है कि एक तो वो पैसा तब खाया जा सकेगा जब वो इलेक्ट होंगे, और उनको पीटीआई के लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अब आ जाए दूसरा नहीं है तो वो अनाउंस कर देना कि नहीं है, उसमें तो कोई बुरी बात मेरी यार सुने, पार्टी लाइन के अगेंस्ट आप जा सकते हैं वोट डालने के लिए। नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सिर्फ ये ना सोचे मंसूर अली खान, वो तो ये कह रहे हैं जो 4-6 लोग खास तौर पर जिन्होंने पैसे दिए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को सेनेट का मेंबर बनने के लिए, वो कह रहे हैं कि भाई साहब 2.5 सालों के हम सब इल्जाम, मैं नहीं इल्जाम लगा रहा, वो लगा रहे हैं नहीं कि पैसे दिए प्राइम मिनिस्टर। यस मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड मेरा मुझे मौका दें। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो फरमा रहे हैं, कहते नहीं फरमा रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि जनाब अगर 2.5 सालों में जो आपने किया धरा है माफिया के साथ और जो बेनिफिशियली आप हैं, वो सारे का सारा हम बताएंगे अगर हम इलेक्ट नहीं होते। आज इमरान खान साहब उलमा कौंसिल में एक और बात फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि एक स्टेट में एक वजीर ने करप्शन की तो उसके प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, उसके वजीर ने खुदकशी कर ली, उसके वजीर ने जो है वो कह दिया प्राइम मिनिस्टर को कि मुझसे गलती हुई लिहाजा मैं आपकी काबीना में नहीं रह सकता, तो प्राइम मिनिस्टर भी रिजाइन कर गए। ये आज कह रहे थे। मुझे ये बताएं कि कितने वज़रा जो हैं उनके स्कैंडल आपके सामने अब तक आ चुके हैं, किसी एक ने इस्तीफा दिया या इमरान खान ने खुद दिया? खुदा का खौफ करें लोगों को, क्या आप झूठ सुबह से शुरू होते हैं और रात तक आप झूठ की कहानी सुनाते रहते हैं और किया 2.5 सालों में कुछ भी नहीं है आपने। अंदलीब साहबा, ये तो हाई मॉरल्स की जब बात की जाती है तो फिर सवालिया निशान तो आता है कप्तान के ऊपर कि आपने हाई मॉरल्स को कितना खुद फॉलो किया है। देखिए, हमारे तो 2 वजीर जैसे ही उन पे जेल का चार्ज लगा उन्होंने रिजाइन किया। सिप्तान खान ने रिजाइन किया, अलीम खान ने रिजाइन किया और भी बाबर अवान ने भी रिजाइन किया था। ये सारे इंस्टेंसेस मौजूद हैं जो पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि रनिंग गवर्नमेंट के ऊपर कभी बगैर सिर्फ चार्ज अभी लगाया और उन्होंने रिजाइन किया। नहीं लेकिन तो उसमें चार्जेस हटे हैं तो वो आए हैं ना। नहीं हटे चार्जेस तो अलीम खान साहब के ऊपर आपको पता है बनीगाला थाने के अंदर FIR कटी हुई है कत्ल इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की। आजम स्वाति साहब, तो वो FIR और बात है ना, वो FIR तो चले वो दहशतगर्दी की। खुसरो मुख्तियार साहब एक दफा मेरे पे भी कट गई थी। नहीं आपकी खैर है, आप 1-2 और भी हो जाए तो खैर है अंदलीब, घबराना नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये अंदलीब साहबा, ये जहां पे एक सफ़े की बात हो रही है, इदारे के साथ एक सफ़े पे आने की जब बात हो सकती है तो फिर ऑपोजिशन को क्यों नहीं लाया जा सकता? इनके साथ भी तो आखिर इतने अच्छे कॉर्डियल तरीके से बातचीत हो सकती है, तो क्यों ना? अभी जो नेशनल असेंबली के अंदर मनाजिर हमने देखे उससे तो शर्म से सर झुक जाता है। मंसूर, बात यह है कि हमने तो अभी असेंबली का सेशन था, आप देखें बड़ी कोशिश की और आखिरी दिन तो अब शायद आप गवाह भी होंगे, पहला घंटा होता है क्वेश्चन आवर का अवामी इशूज़ पे, जो ये सवाल डालते हैं कि और उस दिन बिजली का, गैस का बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ थे कि ये क्यों नहीं आ रहा, फलाने इलाके में क्यों नहीं आ रहा। ये
पहला घंटा सवाल Forum शुरू point हुए out और वजीर करता इनका है। तमाशा शुरू हो गया। मंसूर और बहुत शुक्रिया तमाशा सर, टाइम शुरू हो खत्म हो गया। गया और जावेद लतीफ उसके साहब, बाद दिलीप आपने अब्बास देखा साहब, जो हम टाइम की कमी। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।